नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की केमिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप केमिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आपका पहला जो चैप्टर दे रखा है यूपीएससी के केमिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस में, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो चैप्टर मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दो टर्म्स, आप कोई भी रेफरेंस किताब उठा के देखेंगे तो आपको दो टर्म्स मिलेंगे। सबसे पहले एक तो होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, एक होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, एन मैकेनिक्स लिख दिया मैंने, और दूसरा होता है दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, ये हम जान लेते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दो प्रकार के होते हैं हमारे मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। अब होता यह है दोस्तों कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने बचपन से जो पढ़ रखा है, जो भी मैकेनिक्स मतलब क्या, आप सब पढ़ते थे V = U+AT। बचपन में, एकदम बचपन में आप ये पढ़ते थे ना, V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम, ये सब आप पढ़ते थे। तो ये क्या है, काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस है, काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस है। तो ये सब क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की एक बहुत खास बात दिखेगी आपको। जैसे आपको बचपन का याद होगा कि आप एक पार्टिकल लेते था, एक बॉल फेंक देता था एक बच्चा, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलते हुए गिर जाता था। ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पर से बॉल फेंक दिया बच्चे ने और ये बॉल जाके ग्राउंड पे गिर गया। ठीक है, ये ग्राउंड है मान लीजिए। तो ये क्या है, ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब शुरू में 1700s के दौर में जो साइंटिस्ट थे, उनको ये लगता था कि मान लीजिए ये जो बॉल है ये पार्टिकल के साइज का है, मान लीजिए इतना छोटा है कि एक सूक्ष्म पार्टिकल है, वो बहुत छोटा बॉल है मान लीजिए। तो होता यह है कि समझ लीजिए टाइम T=0 पे वो बच्चे के हाथ में था वो बॉल। अब टाइम T=2 सेकेंड पे मान लीजिए वो बॉल यहाँ आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस बॉल, ये जो बॉल है इसका मास मान लीजिए 2 kg है, मान लीजिए इसका मास 2 kg है। ये 2 kg का जो बॉल है, हम इसकी हर एक टाइम के साथ, टाइम T=0 पे इसके हाथ में, टाइम T=1 पे कहीं यहाँ पे, टाइम T=2 पे कहीं यहीं यहाँ पे, हम टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन जो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन इस बॉल की हम पता कर सकते हैं, प्रिसाइसली पता कर सकते हैं। और हम उसकी वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, तो ये वाले पॉइंट पे हम उस बॉल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ, एनर्जी, जितने भी वेरिएबल्स है सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें प्रिसाइसली टाइम के साथ किसी पार्टिकल का लोकेशन, उसकी एनर्जी और जितने भी सारे वेरिएबल्स है सब हम पता कर सकते हैं। ये तो 1700s के दौर की बात हुई दोस्तों। लेकिन बाद में आगे चल के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज होती है दोस्तों। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद में ये चीज़ पता चलती है साइंटिस्ट लोगों को कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, शुरू में तो न्यूटन ने जो लॉ दिया था
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, इस टाइप के जो इक्वेशंस हैं। तो शुरू में जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, जिसमें कि टाइम के साथ में पोजीशन प्रिसाइसली पता कर सकते हैं, एनर्जी प्रिसाइसली पता कर सकते हैं, सब कुछ प्रिसाइसली पता कर सकते हैं, ये सब फंडे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे भी साइंटिस्ट लोगों ने लगाने की कोशिश की 1750s में। लेकिन जब उन्होंने ये सारे काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस और ये सारी चीज़ें जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे लगाने की कोशिश की तो रिजल्ट्स रेडिकुलस आए, रेडिकुलस रिजल्ट्स सामने आए। इससे ये पता चला कि जो न्यूटन का मैकेनिक्स है ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए फेल हो जाता है। मतलब न्यूटन का जो मैकेनिक्स है वो किस टाइप के पार्टिकल्स पे अप्लीकेबल होगा, वो कुछ इस टाइप के पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल होगा न्यूटन का मैकेनिक्स। कि देखिए, जैसे मास 2 kg है किसी बॉडी का मास 2 kg है, तो उसका मास क्या हुआ दोस्तों? बहुत ज़्यादा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा हुआ। अगर आप इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इससे अगर इस 2 kg को आप कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि इसको बोल दिया उन्होंने मैक्रो, इसको क्या कह दिया? मैक्रो। और इसको कह दिया माइक्रो। अब ये टर्म का मतलब क्या है? मैक्रो मतलब अत्यधिक बड़ी, जिनको नेकेड आंखों से देख सकते हैं, जिनको इनफैक्ट जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनका आप मतलब सब कुछ पता कर सकते हो, एनर्जी, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ पता कर सकते हो एक टाइम पे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है दोस्तों। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते, नो, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से हम अमीबा को देख सकते हैं, अमीबा जैसा एक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सारी चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि वो एक अमीबा में बहुत मतलब 10⁻23 के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे आपको। 10⁻23, 10⁻40 इतने इलेक्ट्रॉन्स एक अमीबा में मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इसलिए उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। अब ये तो हो गए माइक्रो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए। इनफैक्ट ये अमीबा जो है ये भी इलेक्ट्रॉन के सामने एक मैक्रो पार्टिकल ही है। तो ये जो मैक्रो पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन के सामने, अमीबा भी मैक्रो पार्टिकल है। और ये जो बॉल है 2 kg का जो बॉल है या 2 ग्राम का जो बॉल है, ये क्या हो गया? मैक्रो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया मैक्रो के बीच में डिफरेंस। तो हमें आगे की जो खोज होती है, जो 1850s में जो खोज होती है, उससे हमको ये पता चलता है, जिसमें एरविन स्क्रॉडिंगर नाम के जो साइंटिस्ट थे, एरविन स्क्रॉडिंगर, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो और ऑब्वियसली हिजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल और वो सारी चीज़ें भी है। तो उससे हमें ये पता चला कि जो मैक्रो पार्टिकल्स है, जैसे कि बॉल हो गया, बॉक्स हो गया, एप्पल हो गई, या फिर मतलब कोई भी जो हम आंखों से देख सकते हो, मैक्रो हो गए। इवन अमीबा भी मैक्रो हुआ। क्यों? मैंने बताया था क्योंकि एक अमीबा के अंदर 10⁻40 के ऑर्डर तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10⁻40 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक अमीबा के अंदर। और ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये एक माइक्रो पार्टिकल हो गया। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान रखिएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, ठीक, ये हो गया। अब डिस्कवरीज जो 1850s में हुई, उससे ये थोड़ा सा शॉर्टी किस्म का मेरा अरेंजमेंट है दोस्तों, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको क्वालिटी अच्छी दूंगा, इसकी गारंटी है। बाकी वीडियो वगैरह थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके, तो 1850s में ये पता चलता है कि जिस तरीके से एक बॉल को फेंकने पे उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका पाथ हम ट्रेस कर सकते हैं, उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सब कुछ बता सकते हैं, ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को किसी ने फेंकने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉन को फेंकना मतलब क्या, उसको एक्सेलरेट करेंगे साइक्लोट्रॉन के थ्रू। तो मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को इस बॉल की तरह ही इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो होगा ये कि वो इस बॉल की तरह परफेक्ट ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करेगा, वो एक वेव टाइप मोशन में चलेगा। मतलब ऐसा ये मतलब नहीं है इसका कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा चलेगा, नो, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब जब यहाँ पे जब इसकी हम मतलब पोजीशन और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी हो रही है, मान लीजिए डॉट 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 जो है ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो होगा ये कि ये जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है इस पे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है 0.5 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ये वाला जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.3 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है मान लीजिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.1 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0.1 प्रोबेबिलिटी, 0.3 प्रोबेबिलिटी, 0.5 प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमने 10 बार उस जगह पे देखा, मान लीजिए हमने 10 बार इस जगह पे देखा, तो 10 में से 5 बार इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा उस जगह पे, बाकी के 5 बार नहीं मिलेगा। उसी तरीके से 0.3 प्रोबेबिलिटी होने का मतलब है कि 3/10, मतलब कि 10 बार अगर हम देखते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई हाइपोथेटिकल माइक्रोस्कोप होता जिसमें इलेक्ट्रॉन को देख पाते, तो अगर हम 10 बार देखते तो हमें 3 बार इलेक्ट्रॉन वहां दिखता। 0.1 प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि 1/10, मतलब अगर हम 10 बार देखते तो 1 बार हमें इलेक्ट्रॉन वहां दिखता। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन का केस हो गया, प्रोबेबिलिटी का खेल है सारा का सारा। लेकिन अगर मैं किसी बॉल की बात करूं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव हो रहा है, तो इस बॉल का क्या आप ऐसा कह सकते हो कि टाइम t इज इक्वल टू 2 पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे ये बॉल यहाँ पे था, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये बॉल की प्रोबेबिलिटी 0.1 थी? नहीं, प्रोबेबिलिटी 0.1 नहीं थी, वो बॉल के वहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 थी। क्यों 1 थी? 1 इसलिए थी क्योंकि 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 100% प्रोबेबिलिटी, 100% बॉल वहीं मिलेगा। टाइम t इज इक्वल टू 2 पे मैं अगर यहाँ देखूंगा तो मुझे बॉल उसी पोजीशन पे मिलेगा, यानी मिलेगा ही, 100% मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वैसा नहीं है दोस्तों। मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 2 पे इस एरो पे था इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से पास हो रहा था, तो मैं जैसे ही देखूंगा, अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू 2 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं, टाइम t इज इक्वल टू 2 को ऐसे एक छोटा सा इंटरवल लूँ, मतलब टाइम मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 1.999999 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 1.99998 पे लूँ, मान लीजिए ऐसा मैंने लिया, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपको इतने से इंस्टेंट पे भी, मतलब ये टाइम t इज इक्वल टू 2 है ऑलमोस्ट, इस पे भी आपको इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा कि नहीं, इसकी सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी ही बता पाओगे। आप ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि बॉल यहीं मिलेगा, उस तरीके से नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसका मास बहुत कम होता है। सेम अप्लाइज फॉर प्रोटॉन, सेम अप्लाइज फॉर न्यूट्रॉन, सेम अप्लाइज फॉर मीजॉन्स एंड एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे जो भी पार्टिकल्स है। सेम अप्लाइज फॉर पॉजिट्रॉन, ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर जो भी आपके पार्टिकल्स हो सकते हैं। समझ में आई आपको बात? तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इनका हम लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, यही
और यही इनके लोकेशन वगैरह फाइंड करने के लिए तो दो प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक हो गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन या इसी को कहते हैं क्लासिकल। ये किस बारे में बताएगा? ये टॉक्स अबाउट श्योरिटी, टॉक्स अबाउट श्योरिटी। न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स टॉक्स अबाउट श्योरिटी। वेयर एस जो हमारा ये होगा क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट टॉक अबाउट श्योरिटी। ठीक है, डज नॉट टॉक अबाउट श्योरिटी। Newtonian mechanics talks about surety. It is applicable to macroscopic things. Macroscopic things like 2 gram ball, 2 kg ball, 5 kilogram box. That is macroscopic. 1 milligram box, 1 milligram what we can say particle. 1 milligram is also macroscopic. But quantum applies to microscopic. अब माइक्रोस्कोपिक पे अगर क्वांटम अप्लाई होता है तो मुझे एक बात बताइए आप, माइक्रोस्कोपिक मतलब कितना छोटा, हम कितने छोटे की बात कर रहे हैं? तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि यहां माइक्रोस्कोपिक का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर या फिर 10⁻⁻15 kg या फिर 10⁻⁻15 ग्राम। मतलब इतना छोटा आपको ये बता देता हूं मैं कि 10⁻⁻15 ग्राम, 10⁻⁻15 मीटर इस ऑर्डर में रहना चाहिए। मतलब 10⁻⁻12 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब 10⁻⁻12 से छोटा मतलब 10⁻⁻13 हो गया, 10⁻⁻14 हो गया। 10⁻⁻12 से अगर बड़े साइज का कोई पार्टिकल है तो वो मैक्रो हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई 10⁻⁻12 kg का पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है ये मतलब नॉट 100% बट थोड़ा मैक्रो की तरह बिहेव करेगा, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होगा। 10⁻⁻12 kg से छोटा वजन मतलब कि 10⁻⁻13 kg इस टाइप से जो जितने भी वजन रहेंगे ये क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम ये कंसेप्ट देख लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, इस क्वांटम मैकेनिक्स को मान लीजिए आप एक बॉल पे लगाते हैं। आप बोलेंगे कि सच कौन सा है, क्या न्यूटोनियन मैकेनिक्स सच है या क्वांटम मैकेनिक्स सच है? तो सच बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स बाद में आया है, ये सच है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स सच नहीं है क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक के लेवल पे फेल हो जाता है। लेकिन यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप बड़ी चीज़ों पे लगाएंगे, जैसे 2 kg बॉल, 2 ग्राम बॉल, 2 मिलीग्राम बॉल, इन पे यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं तो यस दे विल गिव रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम एज न्यूटोनियन के बराबर ही सेम रिजल्ट आता है। और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ये हमारा सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी के। ठीक है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स ही पूरा का पूरे चैप्टर भर आपके इसमें घूमेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है वो जान लेते हैं। देखिए, अब वो जो क्वांटम का जो मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन है, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वो सब साए मतलब कि स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से हमको पता चल जाता है। तो इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो बाद में होने वाला है। ओके, इसका डिटेल डिस्कशन जो है वो बाद में होगा। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सब समझने के पहले कुछ टर्म समझना जरूरी है, जैसे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
ये सब समझने से पहले कुछ बेसिक्स समझना बहुत आवश्यक है, और वो बेसिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ ऐसी वेव्स होती है, इसको दो वर्ड्स में आप ब्रेक कीजिएगा। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है लाइट। लाइट जो हम देखते हैं, जो सूरज से हमको मिलता है, या बल्ब ग्लो करने पे जो लाइट निकलता है, दैट इज लाइट एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत प्रकार की होती है दोस्तों, कई प्रकार की। कुछ विजिबल होती है और कुछ इनविजिबल होती है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन कई प्रकार की होती है, एक विजिबल होती है, एक इनविजिबल होती है। विजिबल मतलब वो जो कि आपके रेनबो का कलर जो होता है ना, विबग्योर, उसका पार्ट होती है। विबग्योर मतलब क्या? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो है ये विजिबल लाइट है, ये विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है, टू बी फ्रैंक, टू बी क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है विबग्योर कलर। और इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है वो क्या होता है? जो आपका माइक्रोवेव ओवन में जो खाना पकता है वो काय से पकता है? इंफ्रारेड रेस से, इंफ्रारेड रेस। सो दीज आर इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड जो विजिबल लाइट, टू द लाइट विच इज विजिबल टू अस इज विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इसके बाद आगे का डिस्कशंस में, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और वो सारी चीज़ें, वो सारा कंसेप्ट मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू।